हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं भाई वो लास्ट चैप्टर है ऑफ योर क्लास, यानी कि 7th क्लास का आखिरी चैप्टर मिक्सचर्स। और आज हम बात करेंगे रिवीजन सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां हमने दो ऐसे टॉपिक्स देखे यार जो कि आप लोगों के लिए अगली क्लासेस में, यानी कि आपकी सीनियर क्लासेस या आपकी हायर क्लासेस में आप लोगों के काम आने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम और भी आगे तक देखेंगे, बट रिवीजन के बाद जब आप नेक्स्ट क्लासेस को पढ़ना शुरू करोगे तब हम उनको देखना शुरू करेंगे। मगर ठीक बात यह है कि आप लोगों ने आज इसका आइडिया ले लिया है और आइडिया लेने के बाद आप लोगों को अब ऐसा लग रहा होगा कि यार जब हम आगे इन क्लासेस को पढ़ेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत ही तरीके से हम इस चीज को शुरू करेंगे और चीज को शुरू करते हुए अगर ऐसा लगा कि जो है तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक कोटा लाइव क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका। राइट, अगली क्लासेस के लिए अगर एनरोल नहीं करवाया भाई तो फटाफट से एनरोल करवा दो, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों को इस टीम से पढ़ने का मौका मिलने वाला है। ये एक ऐसी टीम है बेटा जो कि ऑनलाइन बहुत तगड़े तरीके से परफॉर्म कर रही है और ऑफलाइन सेंटर्स में भी अपना नाम अब रोशन करने वाली है। क्योंकि आपको इन लोगों को देख करके ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे ऑफलाइन सेंटर्स, मगर टीडीबी 2.0 का अनाउंसमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आप लोगों को मैं बता दूं। और अनाउंसमेंट करने के बाद हम लोगों ने आपको ये भी बता दिया है कि हमारा ऑफलाइन सेंटर आ रहा है। राइट, हमारे ऑफलाइन सेंटर के बारे में और भी जानकारियां चाहिए हो तो प्लीज विजिट दी प्लेलिस्ट ऑफ द ऑफलाइन सेंटर थिंग्स। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप्स को नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए। देखने के साथ साथ अगर आप लोगों की इच्छा करती है पैकेजेस पे जाने की तो भाई पैकेज का प्राइस बढ़ चुका है। ये पुराना पैकेज है 9000, अभी अगर अगले साल के लिए एनरोल करवाते हो तो 10800 आपका प्राइस है, मगर टेस्ट सीरीज का प्राइस वही है। AK लाइव कोड यूज कीजिए टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस व्हिचएवर यू वांट टू बाय। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम प्लीज टॉक ऑन द नंबर्स 9549041111 और एल्स यू कैन आल्सो टॉक टू मी। द numbers will be visible on the next screens which are coming up। हमारी रेगुलर रिचुअल के बारे में बात कर लेते हैं। That says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that you guys can become a smart student। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एंड आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बता देते हैं कि आज हम करने वाले हैं भाई साहब रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल चैप्टर। ठीक है, रिवीजन करने से पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए अबाउट दीज टॉपिक्स विच आर कैलेंडर एंड वेन डायग्राम। उसके बाद इनके क्वेश्चंस और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को भी आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। मूविंग ऑन फर्दर, आप लोग अगर ये सारी चीजें कर लेते हैं तो रिवीजन लेक्चर देखने में आप लोगों को मजा आना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर की। दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर मिक्सचर्स। यहां हम लोगों ने आपको बेसिक आइडिया दिया था अबाउट द टॉपिक मिक्सचर्स और मिक्सचर्स के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताया था कि भाई एक बच्चा होता है, एक अडल्ट होता है और एक ओल्ड होता है। तीनों की पिक्चर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और उसके बाद कुछ बेसिक वेन डायग्राम के टिप्स मैंने आप लोगों को दिए थे और देने के बाद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यार एक वेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है जहां पर एक के दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरे टाइप का वेन डायग्राम क्या होता है। दूसरे टाइप का वेन डायग्राम होता है जहां पर एक पार्ट में कुछ एक हिस्सा आपको मेंशन्ड है और एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से अलग आप लोगों के सामने मेंशन किया हुआ है। तो वो चीज आप लोगों ने देखनी है, वो चीज आप लोगों को पता चलनी चाहिए कि भाई क्या अलग है और क्या किस चीज का पार्ट है। मूविंग ऑन फर्दर, ये बहुत ही बढ़िया वेन डायग्राम है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में बच्चों को, क्योंकि बहुत मजेदार चीज होती है। तीन अलग अलग चीजों का कंट्रीब्यूशन मिलकर के कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाता है और सबका दो दो हिस्से वाला पार्ट भी होता है। तीन हिस्से वाला पार्ट सिर्फ एक होता है, दो दो हिस्से वाले पार्ट तीन होते हैं और उसके बाद सिंगल सिंगल हिस्से वाले पार्ट भी तीन होते हैं। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स और टेनिस प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को इस एग्जांपल में समझाया था कि भाई ध्यान से देखने पे आप लोगों को ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं और टेनिस प्लेयर्स भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों ही नहीं खेलते। राइट, तो उनके बारे में हम लोगों ने यहां बातचीत आप लोगों से करी थी और उसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें समझाई भी थी। ठीक है,
अगर आप लोग इसका एक एक्सपैंडेड फॉर्म देखना चाहते हैं तो यू गाइस कैन आल्सो विजिट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर हमने लेक्चर 1 के बारे में आप लोगों से बातचीत करी है। मूविंग ऑन फर्दर, ये एक ऐसा वेन डायग्राम है जहां पर तीनों अलग अलग चीजों का तीनों से कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, तब हम इस वेन डायग्राम को यूज करते हैं। जैसे लायन, फिश और ह्यूमन की बात हो रही है तो तीनों का रिलेशन एक दूसरे से है कि कभी कभी जब लायन मतलब ह्यूमन जो है वो फिश को खा लेता है और जो लायन है वो ह्यूमन को खा जाता है कभी कभी, बट इट इज नॉट अ रेगुलर बिहेवियर एंड इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक टू बी लिंक्ड विद, राइट। तो इसीलिए तीनों चीजें जो है अलग अलग आप लोगों के सामने दिखी हुई हैं। आगे बात कर लेते हैं। ये सबसे बेहतरीन टाइप का वेन डायग्राम मेरे सामने होता है जब भी तीनों चीजों का रिलेशन एक दूसरे से होता है मगर तीनों का कुछ कुछ हिस्सा किसी किसी एक का पार्ट होता है, तब हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। जैसे यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एनिमल्स में लायन इज आल्सो एन एनिमल एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर आल्सो एनिमल्स, राइट। तो यहां मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि भैया ध्यान से देखने पे हमें यह पता चलता है कि हम लायंस को बाहर यानी कि सेकंड रो में नहीं रख सकते, ना ही लायंस को फर्स्ट रो में रख सकते हैं, हमें लायंस को सबसे अंदर रखना होगा क्योंकि लायंस ऑब्वियसली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं मगर फ्लैश ईटर्स और भी सारे होते हैं। ऐसी सारी बातें हम लोगों ने करी थी। अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं इस लेक्चर के एक्सपेंडेड फॉर्म को देखना तो प्लीज विजिट दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट। उसके बाद हम लोगों ने एक और वेन डायग्राम की बात करी थी जो कि है ज्योमेट्रिकल फिगर का वेन डायग्राम, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स को यूज करते हुए वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, जहां पर हमें क्वेश्चन में यूजुअली ये सब दिया हुआ होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिस्ट, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेयर्स एंड द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर्स। ये आपको बता दिया। कुछ नंबर्स आपके इस जो है आपका वेन डायग्राम यानी कि आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेन डायग्राम उसमें आप लोगों को दिए हुए होंगे और उन नंबर्स के बेसिस पे आप लोगों को ये बताना होगा कि भाई कौन कितने हिस्से को डिजर्व करता है या कौन है जो सपनों में आया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी इस नंबर पे डिनोटेड है यानी कि इस नंबर के हिसाब से आपको ये बताना होता है या इन नंबर्स के हिसाब से आपको ये बताना होता है कि कौन किसका कितना पार्ट प्ले कर रहा है या कौन किसका कितना रोल प्ले कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था अबाउट दी थिंग कैलेंडर, यानी कि जो हमारा दूसरा टॉपिक है कैलेंडर, उसके बारे में। अगर किसी ने ये पॉइंट्स नहीं लिखे हों तो प्लीज लिख लीजिए, फिर हम इसको एक बार एक्सप्लेन करके एकदम से जल्दी से आगे भाग जाएंगे। बेटा जल्दी से लिख लो अबाउट द थिंग कैलेंडर। कैलेंडर्स के बारे में बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को जो दिया था वो सिर्फ इतना सा था बेटा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैलेंडर्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है लीप ईयर का कैलेंडर और एक होता है नॉन लीप ईयर का कैलेंडर, यानी कि ऑर्डिनरी कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं या जनरल कैलेंडर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। मगर फिर मैंने आप लोगों को कुछ एक ऐसी चीजें बताई कि लीप ईयर जो है भाई हर 4 साल में आता है, ठीक है। तो मतलब अगर लीप ईयर हर 4 साल में आता है तो किसी को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है सिवाय उस इंसान के जिसका बर्थडे 29 फरवरी को बाय चांस आ जाए, ठीक है। तो उसको डरने की जरूरत सिर्फ इतनी सी कि भाई उसका ओरिजिनल बर्थडे जो है हर 4 साल में सिर्फ एक बार आएगा, ठीक है। मतलब वो 4 साल बड़ा तो हो जाएगा बट अपना बर्थडे जो है 4 साल में एक बार ही एक्चुअली सेलिब्रेट कर पाएगा। उसके बाद रेस्ट ऑल द ईयर्स आर ऑर्डिनरी ईयर्स, यानी कि ये मैंने आपको पॉइंट इसलिए लिखवाया था भाई कि लीप ईयर्स को निकाल के अगर आप देखते हो यानी कि हर 4 साल में आने वाले ईयर को अगर आप हटा देते हो और सिर्फ 3-3 ईयर्स की बात करते हो या 3-3 साल वाले ईयर्स की बात करते हो तो वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाते हैं या जनरल ईयर कहलाते हैं। दूसरा, फिर मैंने आपको बताया कि कैलेंडर ईयर जैसा अगर शब्द कहीं आप सुनते हैं तो आप लोगों ने क्या समझना है। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है बहुत सिंपल तरीके से डे 1 से लेकर के लास्ट डे ऑफ एनी ईयर जो है वो अगर एक कैलेंडर में आपको दिख रहा है तो यू गाइस कैन इजीली टेल कि दिस इज योर कैलेंडर ईयर, राइट। यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपका कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है। अब फिर मैंने आप लोगों को 2021 का एक कैलेंडर दिखाया जिसमें मैंने 3 मंथ्स आप लोगों के सामने यहां मेंशन किए। पहला मेरा मंथ है
जनवरी, दूसरा मेरा मंथ है फरवरी एंड तीसरा मेरा मंथ है दिसंबर। वाई आर दीज 3 मंथ्स मेंशन्ड, ऐसा कुछ बच्चों ने पूछा था, तो मैंने उन लोगों को यह भी बताया कि भाई 3 महीने जो हैं बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी ईयर के लिए, बिकॉज दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स कि ये ईयर जो है आपका लीप ईयर है या नहीं है। कैसे हमने ये बताया था, तो भाई पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले लीप ईयर का भी एक कैलेंडर मैंने आप लोगों के सामने शो किया हुआ है, विच सेज 2024 का कैलेंडर है एंड इसके भी 3 महीने मैंने आप लोगों के सामने शो किए। और मैं ये बता दूं कि 2021 से लेकर के 24 तक में एक लीप ईयर हमारे सामने आया, विच वॉज 2004। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहां लिखवाए थे, उन पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला और आखिरी दिन सेम होता है व्हेन इट कम्स टू ऑर्डिनरी ईयर। लास्ट डे इज 1 डे अहेड ऑफ द फर्स्ट डे इन लीप ईयर, यानी कि अगर मंडे 1 जनवरी को बैठ रहा है और मंडे ही 31 दिसंबर को बैठ रहा है तो दैट मीन्स वो ऑर्डिनरी ईयर है। अगर मंडे 1 जनवरी को है एंड ट्यूसडे इज ऑन द डेट 31 दिसंबर, देन दिस ब्यूटिफुल थिंग इज गोइंग टू बी आपका लीप ईयर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों कैलेंडर्स में या दोनों ईयर्स में एक दिन का डिफरेंस होता है। यहां पर 365 डेज होते हैं, यहां पर 366 डेज होते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस यही मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि भाई जो मेजर डिफरेंस आता है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक कैलेंडर में बता चुका हूं कि जिसका बर्थडे 29 फरवरी को आएगा वो 4 साल बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा एग्जैक्ट डेट पे। तो यहां मैंने वही चीज लिख रखी है कि फरवरी इज हैविंग 28 डेज इन द ऑर्डिनरी ईयर while 29 days in the leap year, राइट। उसके बाद आगे बात करते हुए मैं एक और पॉइंट जो है आपको यहां लिखवाया मैंने, वो ये है कि ईयर इज डिविजिबल बाय 4 व्हेन इट कम्स टू द लीप ईयर, और एल्स यहां डिविजिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज अगर डिविजिबल हो गया तो वो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो वो ऑर्डिनरी ईयर है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट जो हम आपको नहीं लिखवाए हैं वो है आपका सेंचुरी ईयर वाला, जो कि मैं आप लोगों को इसके शायद बाद मैंने बताया था, राइट। तो डे ऑन डेट का क्या मतलब होता है? डे ऑन डेट में आपने बेहतरीन तरीके से एक जो है 7 दिन का ब्यौरा यहां देख लिया कि भाई मंडे से लेकर के संडे तक जो है 7 दिन होते हैं। मगर आप लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं करी कि मैंने यहां एक चीज नहीं बताई कि भाई ये जो 7 दिन हैं, ये जो 7 दिन हैं, ये एक वीक का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक वीक का पार्ट है। किसका पार्ट है? वीक का पार्ट है। ठीक है, एक वीक है, दिस इज 1 वीक, राइट। अब ये भी मैं कह सकता हूं कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू 1 वीक कंसिस्ट ऑफ 7 ब्यूटिफुल डेज which are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, right? ऐसा भी मैं साफ साफ कह सकता हूं। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि भाई अगर मंडे को 8 तारीख है तो संडे को 14 तारीख होगी, ऐसा हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये भी आप लोगों ने मेरे साथ देख लिया था। उसके बाद सेंचुरी ईयर के बारे में हम लोगों ने कुछ बातचीत करी थी। सेंचुरी ईयर क्या होता है इसको भी एक बार देख लो, ठीक है। सेंचुरी ईयर इज अ ब्यूटिफुल ईयर विच हैज 2 zeros एट लास्ट, है ना। आखिर में 2 0 अगर हैं किसी भी ईयर के अंदर तो वो आपका सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक है बेटा लोग, देख लो एक बार, 2100 लिखा है, 2200 लिखा है, 2400 लिखा हुआ है। फिर लिखा है इफ द सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर देन इट विल बी डिविजिबल बाय 100 एंड 400। ठीक है, इसका मतलब है अगर सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर है तो वो डिविजिबल होगा आपके 100 से और 400 से। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 2100 जो है आपका लीप ईयर नहीं है, 2200 जो है आपका लीप ईयर है, एंड एज लाइक दैट 2400 जो है आपका 2200 लीप ईयर होगा क्या यार? 5 for the 20, 2 उधर, 5 for the 20 बिल्कुल होगा, और 6 for the 24। ठीक है, तो दोनों ये जो हैं आपके दोनों ब्यूटीफुल लोग जो हैं ये आपके
2200 लीप ईयर नहीं हो सकता यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। सॉल्व करके देख लेते हैं। 400 से डिवाइड करो इसको, ये लो, ये देखो कहाँ कट गया, कट गया ना, दिक्कत हो गई ना, 2 रह गया ना लास्ट में। 2200 इज नॉट अ लीप ईयर। कैसे? 5 for the 20, अब 2 है ही नहीं, पॉइंट चढ़ेगा, खत्म, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं। 100 से तो वैसे भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 1 तो बन ही जाता है भाई। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 1 तो बन ही जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा मुझे है ही नहीं। मेरी मेन परेशानी थी कि कैसे मुझे ये निकालना है कि सेंचुरी ईयर को डिवाइड कैसे करेंगे। तो सेंचुरी ईयर को हमने डिवाइड किया और हमने देख लिया कि भाई सेंचुरी ईयर कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक, चलिए जी, चलें आगे। चलिए चलते हैं। अच्छा, मार्कर फिर एक्टिव हो गया। अब उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि भैया क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं इस चैप्टर के। तो बेसिक आइडिया क्या है आज का? बेसिक आइडिया हमने मतलब जो उस दिन हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि भाई हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार आप लोगों के सामने मौजूद है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। नहीं आ रहा है और भी अच्छी बात है। एक बार देख लो क्या कहलाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन जब आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि सर पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा, है ना भाई। पहला क्वेश्चन जब आप देखते हो और आप लोग ऐसा सोचते हो कि यार कि ये जो वर्ड्स हैं इनको रिलेट कैसे किया जाए, तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी भी वर्ड को रिलेट करने बैठते हो तो आप लोगों को बेसिक वर्ड्स का आइडिया होता है। जैसे आप साइंटिस्ट है, ठीक है, तो हमने यूजुअली फीमेल्स को बहुत सारे काम करते हुए देखा है। हाउसवाइफ्स, टीचर्स, साइंटिस्ट्स, कार रिपेयर वर्कर्स, बाइक रिपेयर वर्कर्स, बाइक ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स, बहुत सारे काम हैं जो फीमेल्स करती हैं। ठीक है, तो क्या इस रिलेशन में कहीं ऐसा लिखा है कि फीमेल ये नहीं कर सकती? नहीं लिखा ना। तो हम अजम्पशन के ऊपर काम करते हैं, यानी कि अगर फीमेल्स की बात हो रही है तो मैं ऐसा मान लूंगा कि देयर मस्ट बी अ फीमेल साइंटिस्ट और देयर मे बी अ फीमेल साइंटिस्ट इन दिस साइंटिस्ट टर्म, क्योंकि यहां पर मेल साइंटिस्ट नहीं लिखा हुआ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट लिखा हुआ है, सिर्फ साइंटिस्ट लिखा हुआ है, विच टेल्स मी कि साइंटिस्ट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो अजम्पशंस हमारे जो हैं इन वर्ड्स के साथ रेगुलरली चलेंगे और अजम्पशंस के बेसिस पे ही हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है, राइट। जहां क्वेश्चन में दे रखा हो कि ऐसा नहीं है, उस केस में आप क्वेश्चन में मान सकते हो कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं है, मगर अगर जहां दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो मानना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दे रखा तो भाई मान के चलो कि ऐसा
हो सकता है, तभी आप वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं ऐसा आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब देखो स्विमर स्लैश वुमेन एंड क्रिकेटर्स, या तो स्विमर्स हो सकते हैं या आपकी वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। एंड क्रिकेटर्स लिखा हुआ है, समझे? समझे क्या? समझे क्या बाबू? समझे क्या? समझ रहे हो? अब देखो यहां पर फिर से हम अजम्पशन पे चले और हमने अजम्पशन के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को? पहले तो मुझे ये बताओ। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे इस क्वेश्चन को आपको समझाने में भी कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्रिकेटर्स वुमेन भी हो सकती हैं और मैन भी हो सकते हैं, अनटिल अनलेस यहां लिखा हुआ ना हो कि भाई मैन है कि वुमेन है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस वही बात, प्रोफेसर्स, ऑथर्स एंड फीमेल्स, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना यार, मुझे फिर से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास फीमेल राइटर्स भी हैं, मेरे पास प्रोफेसर्स जो हैं वो फीमेल्स भी हैं, और ऑथर्स ऑब्वियसली फीमेल्स तो फीमेल्स ही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी मेरे पास बहुत आसानी से प्रूव हो जाते हैं, और फिर से मेरा वेन डायग्राम का जो आंसर आता है वो वही आता है जो क्या कहलाता है कि ये इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं, है ना, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं। तो तीनों का रिलेशन एक दूसरे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हमने सिर्फ एक ही डायग्राम का इस्तेमाल किया, विच इज दिस ब्यूटीफुल डायग्राम। आइए आगे बात कर लेते हैं। स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु लाइक आइसक्रीम एंड केक बट नॉट चाइनीज। मतलब यहां पर कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बात हो रही थी जो कि जिनको की केक और आइसक्रीम बहुत पसंद है, मगर वो चाइनीज खाने में विश्वास नहीं रखते। और अगर चाइनीज खाने में विश्वास नहीं रखते तो मैं यहां इस डायग्राम को देखता हूं और फिर मुझे ऐसा एहसास होता है कि यार चाइनीज जो है वो तो ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है, राइट। यानी कि मैं उल्टा भी कह सकता हूं, दैट मीन्स द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, दैट ट्रायंगल इज डिनोटिंग चाइनीज और चाइनीज इज डिनोटिंग ट्रायंगल। दोनों चीजें एकदम सही हैं। अल्टीमेटली मुझे चाइनीज याद आते ही ट्रायंगल दिख जाना चाहिए, राइट। उसी तरीके से सर्कल के याद आते ही केक दिखना चाहिए और आइसक्रीम के याद आते ही मुझे ये रेक्टेंगल दिख जाना चाहिए। मूविंग ऑन फर्दर, जब मैं देखता हूं कि भाई आइसक्रीम एंड केक पसंद है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल और सर्कल का कुछ कोलैबोरेशन होना चाहिए, इन विच ट्रायंगल शुड नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ इट, राइट। मुझे एक ही ऐसा अल्फाबेट दिखा जिसमें ट्रायंगल का कोई अंश या हिस्सा मुझे नजर नहीं आया था, तो मैंने क्या कहा कि F इज गोइंग टू बी माई ब्यूटिफुल आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फिर वेन डायग्राम का रिलेशन मैंने आप लोगों को एक और बार बताया जहां पर यू गाइज गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि ब्राइट थिंग्स की अगर मैं बात करता हूं तो आजकल नियॉन ग्रीन कपड़े बहुत ब्राइट होते हैं, नियॉन रेड, नियॉन ब्लू, नियॉन ऑरेंज, नियॉन येलो, बहुत सारे ब्राइट कलर्स के कपड़े हम लोगों ने देखे हुए हैं। तो ब्राइट थिंग्स जो हैं वो क्लोथ्स का भी पार्ट हो सकती हैं, एंड ऑन द अदर हैंड क्लोथ्स कैन बी नॉर्मल कलर्स एज वेल, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, रेड नॉर्मली, राइट। उसी तरीके से फ्लावर्स में भी कलर्स होते हैं। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जिसको ये नहीं पता हो कि भाई फ्लावर्स में अलग अलग कलर होते हैं। अगर ऐसा है तो भाई गार्डनिंग करो और मुझसे पर्सनली बात करो, मैं बताऊंगा कि फ्लावर्स में कितने तरीके के कलर्स होते हैं। तो फ्लावर्स जो हैं दैट इज अगेन गोइंग टू बी ये ब्राइटनेस वाला पार्ट या ब्राइट थिंग वाला पार्ट, एंड फ्लावर्स नॉर्मल फ्लावर्स भी होते हैं या नॉर्मल कलर के फ्लावर्स भी होते हैं,
ठीक है, तो हमने इस तरीके का रिलेशन आप लोगों को बना के दिखाया, विच इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी हमारा यहां। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी कैलेंडर वाला क्वेश्चन, जहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि विच ईयर इज द लीप ईयर अमंग्स्ट ऑल। हमें नॉर्मली ये याद रखना था कि भाई पहली चीज, सेंचुरी ईयर अगर कहीं दिख रहा है तो उसको आप 100 या 400 से डिवाइड करोगे, एंड अगर नॉर्मल ईयर कहीं दिख रहा है तो आप उसको 4 से डिवाइड करते हो, एंड यू मूव ऑन फर्दर। फिर आपसे पूछा हुआ था कि भाई विच ईयर अमंग्स दीज इज अ लीप ईयर, तो यहां पर हमें एक ही चीज दिखी, वापस से वही हमने किया कि अगर सेंचुरी ईयर की बात हो रही है ब्रो तो उसको हम काटेंगे 400 से, और अगर नॉर्मल ईयर की बात हो रही है तो उसको हम काटेंगे किससे, 4 से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट थिंग, विच ईयर इज द लीप ईयर अमंग्स द फॉलोइंग। यहां पर आपने थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन में देखा होगा, द डिफरेंस ओनली वाज कि हम जब इस ईयर को देखने जाते हैं तो यहां पर पेयर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, तो मतलब कुछ ऑप्शंस में एक ईयर डिविजिबल था, एक नहीं था, बट ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें दोनों पेयर्स शुड बी लीप ईयर्स आपके, तो आपने नॉर्मली ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद फाइंड, सॉरी, इफ वन ईयर, इफ 1st of January 2000 was Saturday, then which day of the year was 31st of December। देख लो, इसमें हमने बहुत तरीके से जो चीज सॉल्व करी वो ये थी भाई कि आप मुझे बताओ कि हमने क्या किया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, what simply you guys can do is you guys can simply divide the given year to you people to calculate whether it is a leap year or not। ठीक है, और उससे हमें ये पता चलेगा कि अगर लीप ईयर है तो 365 डेज होंगे, अगर नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज होंगे, और लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, और उसी हिसाब से हम फर्स्ट डे और फाइनल डे कैलकुलेट कर लेंगे। और हमसे पूछा हुआ भी यही है कि फर्स्ट डे और फाइनल डे में दिन कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट डे अगर मंडे है, सॉरी फर्स्ट डे सैटरडे लिखा हुआ है और ये है आपका लीप ईयर, तो दैट मींस 31 दिसंबर वुड बी डेफिनेटली संडे। ठीक है, चलें क्या भाई? Should we proceed? चलिए, we should definitely move ahead in the question lineup, and here we are. The 1st of January 2001 is Monday and 31 December would be of the same year obviously। तो हमने क्या किया, वापस से 2001 को डिवाइड करके देखा तो हमें ये पता चला कि 2001 इज नॉट अ लीप ईयर, दैट मींस फर्स्ट डे एंड लास्ट डे वुड बी सेम, दैट मींस हमने मंडे को फटाक से अपना आंसर मार्क कर दिया, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द लेक्चर विच सेड कि हमें आज करना है हमारा ओलंपियाड लेवल सेशन, दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल थिंग, दैट सेज वेन डायग्राम एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओलंपियाड लेवल। ओलंपियाड लेवल में कुछ आपके ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना था कि सिंपली सर्कल रिप्रेजेंट्स द प्लेयर्स, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर्स, एंड द आर्टिस्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आपका रेक्टेंगल। ठीक আছে?
चलिए, इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने ढंग से देख लिए। उसके बाद हमने पहला सवाल देखा। पहले सवाल में हमने आपको यह भी बताया बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, कि भाई आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। अगर यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है डॉक्टर्स हु आर आर्टिस्ट, तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स। दोनों का आंसर सेम डेफिनेटली आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने आगे बढ़ते हुए आप लोगों को अगला क्वेश्चन में बताया कि भाई आर्टिस्ट हु आर प्लेयर्स ओनली के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करना है जो कि आर्टिस्ट हैं और प्लेयर्स भी हैं। तो हमने सर्कल और रेक्टेंगल के बीच का कॉमन हिस्सा निकाल करके बाहर पटकना है। देन वी मूव्ड ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेड विच नंबर रिप्रेजेंट्स द प्लेयर्स हु आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। ऐसे प्लेयर्स जो कि ना तो आर्टिस्ट है ना डॉक्टर्स हैं। इसमें ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, एक जगह लिखा है 7, एक जगह लिखा है 8। अब हम क्या करेंगे, हमें इनको भी और इनको भी दोनों को काउंट करना होगा। दैट मींस विच इज गोइंग टू बी द आंसर इज 6, सॉरी ऑप्शन सी, दैट इज आपका 15th, राइट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई ये दोनों ग्रुप्स ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि प्लेयर्स हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक साथ नहीं है, ठीक है। प्लेयर्स ही होते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलें या बैडमिंटन, ठीक। मूविंग ऑन फर्दर, विच नंबर रिप्रेजेंट्स हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट्स। ऐसे डॉक्टर्स जो कि ना तो प्लेयर्स हैं और ना ही आर्टिस्ट हैं, मतलब प्योरली डॉक्टर्स की बात हो रही है। तो हमने आपको बताया कि भैया अकेला हिस्सा जो डॉक्टर्स का है वो है ट्रायंगल्स का 3 नंबर वाला हिस्सा, यानी कि 3 डॉक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। विच नंबर्स रिप्रेजेंट द प्लेयर्स हु आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। यहां पर अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा पलट गया। सेम क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शंस अलग थे, इस बार सेम क्वेश्चन, ऑप्शंस फिर से अलग। ऑप्शंस में जो डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा वो पेयर्स का दिख रहा होगा, ठीक है। 1,2, 3,4, 6,7 एंड 8,7। तो 8,7 या 7,8 आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अकेले जो है ऐसे ही प्लेयर्स हैं जो सोली सिर्फ प्लेयर्स हैं और उसके अलावा ना तो आर्टिस्ट है ना डॉक्टर्स हैं। मूविंग ऑन, वी हैड द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर बेस्ड ऑन कैलेंडर। एक बार इस कैलेंडर वाले टेस्ट को देखो, ठीक है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो तो हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए, 1st जनवरी 2008 वॉज ट्यूजडे। विच डे वॉज ऑन 31 दिसंबर 2008। क्लियर एंड कट। 2008 को उठाओ, डिवाइड करो बाय 4। अगर परफेक्टली डिविजिबल है दैट मींस 366 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर होगा और 360 डेज का मतलब हो गया एक दिन एडवांस में इन द लास्ट ईयर। तो यहां पर लिखा हुआ है ट्यूसडे, इट केम आउट टू बी अ लीप ईयर 366 डेज, देन इट इज गोइंग टू बी आपका वेंसडे ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। आगे 1st जनवरी 2013 was Tuesday, which day was on 30th of December। मतलब यहां एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करी। पहला दिन तो बता दिया, मगर पूछा सेकंड लास्ट डे। लास्ट डे के बारे में नहीं पूछा, सेकंड लास्ट डे के बारे में पूछा। और अगर यहां ऑप्शंस होते तो बच्चे बड़े प्यार से इसको जो है 2013 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ट्यूसडे का ट्यूसडे होगा और ट्यूसडे को आंसर करके आते और गलत कर देते। मगर जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए हमने यहां पर 31 दिसंबर को 30 दिसंबर को फटाफट से मार्क किया और आपको बताया कि बेटा ऐसी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि एक दिन पहले वाला दिन पूछ रहा है। तो हमने क्या कहा, मंडे इज गोइंग टू बी आवर आंसर इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक, 31 दिसंबर 2018 वाज मंडे, विच डे वाज ऑन 1st of January 2018। उल्टा सवाल पूछा गया, अगेन फॉर्मेट वही है, 2018 को 4 से डिवाइड करके देखो, अगर डिविजिबल है, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब सेम डे इज गोइंग टू बी ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर। मूविंग ऑन फर्दर, वी हैड एन अमेजिंग क्वेश्चन विच सेड राज का बर्थडे 31 दिसंबर को आता है, विच इज ऑन थर्सडे। व्हाट डेट वुड बी इफ द बर्थडे विल बी ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 ईयर्स को इंक्लूड या कंक्लूड करना था। 31 दिसंबर 2020 की बात हो रही थी, तो हम 1st of December 2021 पे गए, जो कि ऑब्वियसली फ्राइडे होने वाला था। और अगर हमने ध्यान दिया तो वो फर्स्ट फ्राइडे था। तो पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि भैया सेकंड फ्राइडे कब आएगा। तो मैंने आप लोगों को डे ऑन डेट वाले सेक्शन में एक्सप्लेन किया था कि हर दिन के बीच में 7 दिन का गैप होता है।
क्योंकि एक वीक जो है 7 डेज से मिलकर के बनता है। तो इसीलिए हमने यहां क्या किया, आपको बताया कि 7 दिन प्लस करो, 1 तारीख में 8 आंसर आपके पास आएगा। तो 8th of January 2021 वॉज दी सेकेंड फ्राइडे, और राज के बर्थडे की सेकेंड फ्राइडे वाली डेट भी 8th of January ही रहेगी। मूविंग ऑन फर्दर, राम्स बर्थडे इज ऑन 10th of February 2040. When will his birthday be celebrated on the same date? 2040 जो है 29th of February 2040 से हमें यही पता चल गया सीधे सीधे कि ये लीप ईयर है। तो हमने कहा कि भैया अगले 4 साल तक आपका बर्थडे सेम डेट पे नहीं आएगा। तो 2044 में हमने इनको बोला कि आपका बर्थडे आप सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि 29th of February would be coming in 2044. Then moving on to the question 11, which side first of Saturday of March was the 6th ऑफ दैट मंथ, यानी कि मार्च 6 को पहला सैटरडे अगर आया है तो सेकंड सैटरडे मार्च का किस दिन आएगा। अगेन आई रिपीटेड डे ऑन डेट वाला टॉपिक, एंड फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 7 दिन प्लस कर लो, तो 13th of March वुड बी सेकंड सैटरडे फॉर यू पीपल। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ माय चैप्टर एंड योर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th। एंड फाइनली मैं आप लोगों को ये भी बोल देता हूं भाई कि होमवर्क कर लेना अगर इच्छा हो रही हो तो, है ना। चैप्टर नंबर 16 का मिक्सचर्स का होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो एक्सरसाइज करवा ही दूंगा। ठीक है, थोड़े टाइम में आप लोगों को सोल्यूशन वीडियोस भी डेफिनेटली मिलने लग जाएंगे। बट टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos, and keep joining the family of 7,000 plus subscribers, and keep cracking all your goals by using my code AKLive. Thank you.